मेरे प्यारे छात्रों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्टिंग का ये तीसरा अंक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसमें मैं बात करूँगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। इससे पहले के वीडियोस में आपसे बात हुई थी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स की कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक से या प्रक्षेपी प्रविधियों से किस प्रकार व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किसे कहते हैं। एक डेफिनेशन हमारे सामने है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर ए सबसेट ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग इन विच द एग्जामिनी इज गिवन अ सिंपल अनस्ट्रक्चर्ड टास्क विद द गोल ऑफ अनकवरिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं कि पर्सनालिटी टेक्निक्स क्या हैं। सबसेट ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग, ये सबसेट है यानी टेक्निक्स हैं और ये मेथड नहीं है, जिसमें एग्जामिनी इज गिवन अ सिंपल अनस्ट्रक्चर्ड टास्क। एग्जामिनी को एक असंरचित टास्क दिया जाता है विद ए गोल, इस लक्ष्य के साथ जिससे कि वो अनकवर कर सकें पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, व्यक्तित्व को जो विशेषताएं हैं उनको अनकवर कर सकें। क्योंकि व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क में छुपी हुई इच्छाएं इसके माध्यम से अनकवर हो जाती हैं, सतह पे आ जाती हैं, और इस प्रकार ये जान लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसी श्रृंखला में डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार प्रोजेक्टिव टेक्निक इज अ टेक्निक इन टेस्टिंग अ सब्जेक्ट बाय गिविंग द टेस्टी मटेरियल with which to work creatively. For example, the tester presents an ambiguous stimulus and asks the subject what he sees in it or what he thinks will happen next. These interpretations are regarded as projections of the subject's unconscious wishes, attitudes, and conceptions of the world. अब इसमें कौन से कीवर्ड्स हैं, इस पे गौर करिएगा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में टेस्ट करने के लिए एक मटेरियल दिया जाता है जिस पर प्रयोज्य को कार्य करना होता है रचनात्मकता के साथ। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टर प्रेजेंट करता है एक एम्बिगुअस स्टिमुलस, एक संदिग्ध उत्प्रेरक, और सब्जेक्ट से कहता है व्हाट ही सीज इन इट, कि इसमें क्या दिखाई देता है, और व्हाट ही थिंक्स विल हैपन नेक्स्ट, और भविष्य में क्या घटित होगा, इस पर उसके क्या विचार हैं। विषयी या सब्जेक्ट अपनी व्याख्या देता है। दीज इंटरप्रिटेशंस आर रिगार्डेड एज प्रोजेक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स अनकॉन्शियस विशेस, एटीट्यूड्स एंड कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। जो व्याख्या प्रयोज्य देता है उसके आधार पर यह पता चलता है कि वो क्या देखता है, क्या सोचता है, आगे क्या होगा, और ये जो भी व्याख्याएं प्रयोज्य दे रहा है विश्व के प्रति, वो प्रयोज्य की अचेतन मन की इच्छाओं, अभिवृत्तियों और विचारों के आकलन के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार हम जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति के अवचेतन धरातल पर क्या छुपा हुआ है और वो सतह पर आ जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जिससे व्यक्ति के अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में 75 वर्ड्स की एक सूची निकाली और इसको शब्द साहचर्य परीक्षण के अंतर्गत रखा। इस परीक्षण में कुछ पूर्व निश्चित उद्दीपन शब्द अर्थात स्टिमुलस वर्ड्स को एक एक करके बोल बोल कर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है। व्यक्ति को शब्द सुनने के बाद उसके मन में जो सबसे पहला शब्द आता है वो उसे बताना होता है। तो व्यक्तित्व मापन की विधि के रूप में इसका प्रयोग फ्रायड ने और उनके शिष्य युंग द्वारा प्रारंभ किया गया। युंग ने 1904 में 75 शब्दों की जगह 100 शब्दों की एक मानक सूची तैयार की और उपर्युक्त विधि द्वारा व्यक्ति की अनुक्रियाओं अर्थात रिस्पांस को प्राप्त किया, और उसके बाद उसका विश्लेषण करके विशेषकर प्रत्येक अनुक्रिया शब्द या रिस्पांस वर्ड्स का एक सांकेतिक अर्थ ज्ञात किया, सिंबॉलिक मीनिंग,
और रिएक्शन टाइम लिया कि प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगा। उसके आधार पर व्यक्ति के अंदर कौन कौन से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सांवेगिक संघर्ष हैं, उनका पता युंग ने सफलतापूर्वक लगाया। और इसकी सफलता देखकर अमेरिका में कैंट और रोजनफ ने 1910 में और रैपापोर्ट ने 1946 में शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किया, जिसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में, विशेषकर साधारण मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के व्यक्तित्व मापन में सुचारू रूप से किया गया। नेक्स्ट है पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, चित्र साहचर्य परीक्षण। रोजेनविग ने 1944 में इसकी रचना की और इस परीक्षण का पूरा नाम पिक्चर एसोसिएशन स्टडी फॉर असेसिंग रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन है। इसे चित्र नैराश्य अध्ययन भी कहा जाता है। यह परीक्षण सामान्य और असामान्य समायोजन में महत्वपूर्ण एक जैसी बल उत्पन्न करने वाली स्थितियों के संबंध में विषयी अर्थात सब्जेक्ट के रिएक्शन को, उनके विशिष्ट स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रक्षेपी प्रविधि के रूप में कार्य करता है। और इस परीक्षण के दो रूप उपलब्ध हैं, एक 4 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए, दूसरा 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए। इस परीक्षण में 24 कार्टून्स हैं जिसमें दो दो व्यक्ति दिखाए गए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नैराश्य के विषय में कुछ कहता है और प्रयोज्य को अपनी प्रतिक्रिया में बताना होता है कि दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्स में क्या कहेगा। इस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में होता है। तो जो चित्र होते हैं इसमें, जिसमें 24 कार्टून्स बने हुए हैं, वो सामान्य जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हैं। इसके प्रत्येक चित्र में व्यक्ति नैराश्यता वाले व्यक्ति से रैपर्ट अर्थात आत्मीयता स्थापित करता है और रिएक्शन देता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये परीक्षण शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, आत्महत्या करने की जिनमें प्रवृत्ति होती है, उनको समझने में बहुत उपयोगी है। इसलिए इसका परीक्षण का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ है। और इसका जो भारतीय संस्करण है वो 1959 में डॉक्टर उदय पारिक द्वारा किया गया था। इसके बाद एक टेस्ट आता है रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट। तो व्यक्तित्व मापन के लिए जो प्रयुक्त प्रक्षेपीय प्रविधियां हैं उसमें रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण एक प्रसिद्ध परीक्षण है। ये व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है। तो स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे हरमन रोरशाह। उन्होंने सन 1921 में इसका प्रथम प्रकाशन किया और इस परीक्षण के आधार पर व्यक्ति की सामाजिकता, संवेगात्मक प्रतिक्रिया, रचनात्मक शक्तियों का विकास, समायोजन क्षमता और व्यक्तित्व से संबंधित अन्य विशेषताओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार रोरशाह टेस्ट इज अ टेस्ट devised by the Swiss psychiatrist H. Rorschach in which inferences concerning a personality are made on the basis of responses to a series of standardized, intrinsically meaningless ink blots which the subject interprets according to what he sees in them। ये शिक्षा शब्दकोश में एक परिभाषा दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि रोरशाह परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसे स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक एच. रोरशाह ने विकसित किया था और इसमें व्यक्तित्व से संबंधित अनुमान, निष्कर्ष, प्रमापीकृत, अंतर्निहित, अर्थहीन स्याही के धब्बों की एक श्रृंखला के लिए प्रतिक्रिया के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि उन धब्बों में वो क्या देखता है और जो वो देखता है उसके अनुसार व्यक्ति की व्याख्या की जाती है। तो रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड्स होते हैं जिनमें स्याही के धब्बे बने हुए हैं और रंगों का विवरण है कि 5 कार्ड काले सफ़ेद रंग के हैं, 2 कार्ड जो हैं वो काले सफ़ेद और लाल रंग के हैं और 3 कार्ड्स कई प्रकार के रंग के हैं। इस प्रकार के 10 कार्ड्स हैं। और जो परीक्षण की प्रक्रिया होती है इसमें सबसे पहले प्रयोज्य का चयन किया जाता है और एक निश्चित क्रम में एक एक करके सब्जेक्ट के सामने कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं और पूछा जाता है कि कार्ड के स्याही धब्बे में उसे क्या दिखाई दे रहा है। कार्ड का जो स्याही वाला धब्बा है उसमें किसकी आकृति उसको प्रतीत हो रही है और कार्ड के स्याही धब्बे में उसे क्या अनुभूत हो रही है। तो इसके आधार पर जो भी प्रयोज्य या सब्जेक्ट प्रतिक्रिया देता है
उसके आधार पर अंकन किया जाता है, फिर विश्लेषण करके उसकी व्याख्या की जाती है। तदुपरांत व्यक्ति के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जैसे परीक्षण जब ये होता है तो उसमें प्रयोज्य के साथ सबसे पहले एक आत्मीयता स्थापित की जाती है कि शांत वातावरण में बिठाकर निर्देश दिए जाते हैं कि मैं तुम्हें स्याही धब्बों वाले कार्ड्स की एक श्रृंखला दिखाऊंगा जिसमें स्याही गिरने से कुछ आकृतियाँ जैसी बन गई हैं, और इन्हें देखकर इसमें तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे उसे बताना है। तुम कार्ड को जैसे चाहो घुमा सकते हो, और जब कार्ड में अन्य कुछ न दिखाई दे तो कार्ड मुझे वापस कर दो। इसके पश्चात मैं तुम्हें दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से 10 कार्ड्स दूंगा। और ये निर्देश देने के बाद एक एक करके कार्ड्स दिखाए जाते हैं, और कार्ड्स में जो बने हुए धब्बे हैं उसके प्रति प्रयोज्य प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और जो परीक्षण कर रहा है वो उसे अक्षरशः लिखता चला जाता है। तो 10 कार्ड दिखाए गए और 10 कार्ड से संबंधित प्रतिक्रियाएं रोरशा रिकॉर्ड प्रपत्र में लिख ली गईं। इसमें प्रतिक्रिया में कितना समय लगा, कार्ड्स को पकड़ने का ढंग क्या था, इसको भी लिखा जाता है। और परीक्षण प्रशासन के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है, और ना ही प्रयोज्य की अनुक्रियाओं को कोई सीमित किया गया है। तो परीक्षण प्रशासक जो है वो प्रयोज्य द्वारा प्रत्येक कार्ड के संबंध में जितनी अनुक्रियाएं होती हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार कर लेता है, और रिकॉर्ड तैयार करने के बाद कार्ड में देखी गई वस्तुएं, आकृतियों के आकार, रंग, गति और 2 अनुक्रियाओं के बीच में रिएक्शन टाइम और प्रति कार्ड रिएक्शन में कितना समय लगा, और दिखने वाली आकृति में कार्ड की स्थिति क्या थी, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं और पूरा विवरण व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद इनके कुछ संकेत बनाए जाते हैं कि जो कार्ड था उस कार्ड में जो प्रयोज्य ने प्रतिक्रिया की वो उसकी स्थिति के आधार पे की, कि कौन सी स्थिति कार्ड की थी उसके आधार पे की, या लोकेशन, उसका स्थान निरूपण कौन सा था, कंटेंट, उसकी विषय वस्तु कौन सी थी, इसके आधार पर आकलन किया जाता है और व्यक्ति के अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे आवश्यक इसमें यह है कि कार्ड को देखने के बाद स्याही के धब्बे को अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई ना कोई आकृति उस पर बनी होगी, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जिस व्यक्ति को वो कार्ड दिखाया जाएगा वो अपने हिसाब से, अपने अवचेतन मन के हिसाब से उस आकृति की व्याख्या करेगा। कि किसी को उस आकृति में चमगादड़ दिखाई दे रहा है तो किसी को उसमें कोई पक्षी दिखाई देगा, किसी को उसमें कोई पत्थर दिखाई देगा। तो हर व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क के हिसाब से वो अपनी व्याख्या करेगा, और जब पूरा रिकॉर्ड इसका हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो व्यक्ति के अवचेतन मन को जानने के लिए एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलर विधि है रोरशाक इंकब्लॉट की। इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में आपको लिखने में उत्तर आसानी होगी। इसके बाद है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TAT। तो इस परीक्षण का निर्माण मरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया, और बाद में 1938 में मॉर्गन, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस परीक्षण का संशोधन किया। और इस परीक्षण में रोरशाक परीक्षण के समान स्टिमुलस या परिस्थिति बहुत ही अस्पष्ट या असंगठित नहीं होती। इस परीक्षण का उद्दीपन जो होता है वो अधिक स्पष्ट होता है। इस अर्थ में TAT रोरशाक परीक्षण से भिन्न है। इसमें 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना होता है, उसका सेक्स, उसका उम्र, इस 31 कार्ड में 20 कार्ड का चयन कर लिया जाता है कि अगर वो फीमेल है या मेल है और उसकी उम्र क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए 31 कार्ड में से 20 कार्ड को चुन लिया जाएगा। और इन 20 कार्डों में 19 कार्ड पर चित्त अंकित होंगे और एक कार्ड सादा होता है। किसी एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड का ही क्रियान्वयन किया जाता है। टोटल कार्ड 31 होते हैं, लेकिन 20 कार्ड्स का ही क्रियान्वयन किया जाता है। और प्रत्येक कार्ड में जो चित्र होता है उसके आधार पर व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है उसकी एक कहानी तैयार करता है,
और ये बताता है कि चित्र में संबंधित जो घटना दिखाई दे रही है उसके भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। तीनों कालों का वर्णन उसे करना होता है। इस परीक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन 2 सत्रों में किया जाता है। पहले सत्र में 10 कार्ड और फिर दूसरे सत्र में अंतिम 10 कार्ड व्यक्ति को देकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। और सबसे अंत में एक सादा कार्ड दिया जाता है जिस पर अपने मन से किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। तो मरे ने उपयुक्त 2 सत्रों के बीच कम से कम 24 घंटे का अंतर देने की सिफारिश की है। सभी कार्डों के आधार पर कहानी लेखन का कार्य समाप्त होने पर एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसका उद्देश्य जानना होता है कि कहानी लिखने में व्यक्ति की कल्पना शक्ति का स्रोत मात्र चित्र या चित्र से बाहर की कोई घटना भी रही है। इसके आधार पर व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो ये व्यक्ति जो भी प्रतिक्रियाएं कर रहा है उन प्रतिक्रियाओं में वो जान नहीं पाता है कि हमारे अचेतन मस्तिष्क को रीड किया जा रहा है। जब आप कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में एक नायक है, कहानी में एक विषय वस्तु है। तो ये सारी विषय वस्तु या वो जो नायक है वो व्यक्ति स्वयं होता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, उसका अवचेतन होता है। और इसी का अध्ययन इन टेस्ट में किया जाता है। इसके बाद चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट, ये 1948 में लियोपार्ड बैलक और सोनिया सोरेन बैलक इन्होंने किया था। इसमें 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों का व्यक्तित्व मापन किया गया था। तो ये भी एक प्रक्षेपी प्रविधि है। इसमें भी TAT की तरह 10 कार्ड्स हैं जिस पर चित्र बने हैं और चित्रों में परिस्थितियां और पर्यावरण मानव जीवन से संबंधित है, परंतु पात्र इसके पशु हैं। चित्रों में पशु व्यवहारों को दर्शाया गया है। इन्हें देखकर बच्चे पशुओं के व्यवहारों के प्रति तत्परता और शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिस्पॉन्स देते हैं। तो प्रस्तुत चित्रों के माध्यम से बाल्यावस्था में होने वाली कई समस्याएं, वो उन समस्याओं को लिया जाता है और उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चे में किस किस तरह की परेशानियां आई, कौन कौन सी समस्याएं उसने झेली। तो चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट। इसके बाद आता है सीनियर ए परसेप्शन टेस्ट, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। इसके जनक भी लियोपोल्ड बैलक थे। उन्होंने 1975 में वरिष्ठों के व्यक्तित्व मापन के लिए वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण या सीनियर ए परसेप्शन टेस्ट की रचना की। इसमें वरिष्ठ व्यक्तियों की व्यक्तित्व संरचना क्या है, गत्यात्मकता या डायनामिक कितना है, समायोजन की समस्याएं क्या हैं, व्यवहारिक विकृतियां क्या हैं, तनाव क्या है, चिंता क्या है, आंतरिक प्रेरणा क्या है और अंतर्निहित प्रवृत्तियां क्या है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये परीक्षण मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का व्यक्तित्व मापन के लिए बनाया गया था और यह परीक्षण अपनी रचना के उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि इस परीक्षण का प्रयोग 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए भी किया जा रहा है। तो इस परीक्षण में सेमी स्ट्रक्चर्ड अर्ध संरचित 16 कार्ड्स होते हैं जिनमें विविध प्रकार के मानवीय व्यवहारों को चित्रित करके विभिन्न स्थितियां दर्शाई जाती हैं और उसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इसका प्रशासन किया जाता है और कार्ड सब्जेक्ट के सामने एक एक करके प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्ड देखने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है और कार्ड में दर्शाई गई घटना को अवलोकन करके कहानी लिखने अथवा मौखिक रूप से बताने के लिए कहा जाता है। मौखिक रूप से बताई गई कहानी को परीक्षक प्रशासक स्वयं लिख लेता है या टेप रिकॉर्डर की सहायता से रिकॉर्ड कर लेता है। स्कोरिंग की जो प्रक्रिया है वो TAT के समान ही है और परीक्षण की जो व्याख्या है वो भी TAT के समान है। तो इस आधार पर टैट, सैट और कैट तीनों प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। इसके बाद एक आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में कुछ अधूरे वाक्य होते हैं जिन्हें उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसका व्यक्तित्व मापना है। प्रत्येक अधूरे वाक्य को अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति को पूरा करना होता है। तो 1940 में रोडे ने एक ऐसा परीक्षण बनाया जिसका काफ़ी प्रयोग किया गया और भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने भी इस तरह का एक परीक्षण बनाया। तो इसमें कुछ वाक्य होते हैं जिनको पूरा करना होता है। जैसे आपने कहा
मैं प्रायः सोचता रहता हूँ कि डैश, या मेरे माता पिता मुझसे अक्सर डैश, या मेरी इच्छा है कि डैश। इसके आगे जो वाक्य पूर्ण किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा, उससे उसके अवचेतन मस्तिष्क के विषय में जानकारी मिलेगी। तो आपको जब एक अधूरा वाक्य दिया जाता है तो उस अधूरे वाक्य पूरा करने में आप अपने अवचेतन मन से मदद मांगते हैं। अवचेतन मन में जो छुपी हुई आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका छुपा हुआ एटीट्यूड है, जो भी स्थिति है जिसको सामने वाला नहीं जानता है, वाक्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं से वो झलक जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, कि हम जो भी कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपसे कहानी लिखवा रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, वो सारी प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन को सतह पर ला रही है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक का सबसे बड़ा महत्व यही है कि खेल खेल में आपको जान भी नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से आपका अवचेतन मन परीक्षक जान रहा है, और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण इनके द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, संकोचवश हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बात को इन कार्ड्स के द्वारा, इन कहानी के द्वारा, इन परीक्षणों के द्वारा, प्लेवे मेथड के साथ आपके अवचेतन मन को जान लिया जाता है, और उसके आधार पर आपकी मदद की जाती है और आपके व्यक्तित्व का मापन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की चर्चा मैंने आपसे की। इन सारे मेथड्स को आप अप्लाई करेंगे, डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आगे मैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ और बात करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं। खुश रहो, प्रसन्न रहो।